पिछले वीडियो में हमने सम्राट अशोक के बारे में जाना, कैसे 268 बीसी उनका कार्यकाल शुरू हुआ और 232 बीसी तक रहा। 261 बीसी यानी अपने शासनकाल के आखिरी साल में उन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी और जिसके बाद उनका जीवन बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर उन्होंने रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट यानी स्तंभ लेख और शिलालेख बनवाए थे और ज्यादातर उन्होंने एक गुहा लेख भी बनाए थे, मतलब गुफा के अंदर लेख। बहुत सारी हिस्ट्री इन्हीं सब एडिक्ट से क्लियर होती है। और ये जो इनके एडिक्ट्स थे उसमें ऐसी बातें लिखी थी और नेशनल हाईवेज पर वो लगाते थे जिससे आने जाने वाले लोग उसको पढ़ें और जानें कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। धर्म की नीतियां बताई थी। ठीक है, आज बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आप ये मैप देखिए, ये मैप है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसके बाद बिंदुसार आया तो साउथ की, तो आप ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यहाँ तक था, फिर बिंदुसार ने साउथ का शासन लगा रखा था, साउथ में विजय का था। तो 16 राज्यों का विजेता भी बताया इनको बुद्धिज्म ने। और उसके बाद सम्राट अशोक आता है और इसने कल उड़ीसा को जीत लिया था। तो ये मैप हो गया था लास्ट में। तो इतने बड़े क्षेत्र को कैसे कंट्रोल कर रहे थे, इनका प्रशासन क्या था, जानना जरूरी है। तो देखो, पाटलिपुत्र जो आज का पटना क्षेत्र है इसको तो राजधानी बना रखा था और सम्राट अशोक के टाइम पर 5 प्रांतों में ही डिवाइड था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये 4 प्रांतों में डिवाइड था, क्योंकि सम्राट अशोक ने 5वां प्रांत कलिंगा युद्ध लड़के उड़ीसा को बनाया था। तो उसकी राजधानी तोसली थी, जो कलिंगा था वेस्ट साइड में था। ईस्ट साइड में उज्जैन या अवंती क्षेत्र जिसको बोलते थे, और उत्तर पथ में पाकिस्तान में जो तक्षशिला पहुंच गया वो, और दक्षिण पथ में सुवर्णगिरी की राजधानी बना रखी थी। अच्छा, ये प्रांतों को मैंने ऐसे इसलिए दिखाया है क्योंकि प्रांतों को उस टाइम पर चक्र बोलते थे, तो मैंने ऐसे चक्र की तरह दिखाया है। ऐसे बड़े शासन को चलाने के लिए एक तो किंग होता था। किंग वही या तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, और इसके बाद में 10 शासक टोटल आएंगे, वो अलग या तो वो होंगे, प्लस मंत्री परिषद होता था कोई, जिसमें युवराज, पुरोहित, सेनापति, जैसे आज का मंत्री परिषद है वैसे होता था। और जो प्रांत में यानी कि चक्र में डिवाइडेड लोग थे, उसका हेड था वो कुमार था। कुमार की हेल्प करते थे, किंग डायरेक्टली हेल्प कर सकता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जो मंत्री परिषद, वो असिस्ट करती थी। और बड़े ऑफिशियल्स थे, एक महामात्य, वो भी हेल्प करते थे कुमार की, कैसे आपको प्रांत में शासन चलाना है। और सिटीज को गवर्न करने के लिए 30 सदस्य का नगर परिषद भी था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितने सदस्य का नगर परिषद था। तो नगर को चलाने के लिए 30 सदस्य का नगर परिषद था, जो 5-5 के भाग में डिवाइड थे और टोटल 6 टीम बना रखी थी। अर्थशास्त्र में सप्तांग की जानकारी भी मिलती है कि कहीं ना कहीं सप्तांग मिलके ये शासन चला रहे थे, जिनमें राजा तो प्रमुख हो गया, और दुर्ग, जनपद, अमात्य, कोष, मित्र और सेना, ये 7 लोग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिटरेचर की। 2 महत्वपूर्ण लिटरेचर अर्थशास्त्र, जैसे मौर्य की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। उसके बाद इंडिका, इन्होंने भी सेना के बारे में बताया और काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब चलते थे तो कैसे उनके साथ पूरा टोली चलती थी। एक जगह वो खाना खाते थे एक दिन, तो उसको पहले टेस्ट करते थे लोग, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंडिका ने बताया। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये आप इमेज देखिए, कार्व्ड एलिफेंट धौली का है, कई बार आ चुका है। धौली में कार्व्ड एलिफेंट है। ये सांची स्तूप के बारे में सबको पता है, एमपी के रायसेन में। 4 लॉइन कैपिटल सारनाथ में, जैसे वो स्तंभ बनाते थे तो उसके ऊपर कोई ना कोई कैपिटल लगते थे, तो उसमें 4 लॉइन कैपिटल हो सकता है, 1 लॉइन कैपिटल हो सकता है, कोई भी लोटस हो सकता है। ऐसे ये आप इमेजेस देखिए, 4 लाइन कैपिटल, 1 लाइन कैपिटल और 1 बुल कैपिटल की, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो अभिलेख शिलालेख थे उनकी लैंग्वेजेस क्या थी, पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, आज बताते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड जो अभिलेख थे, मैं क्लियर कर दूं कि जो स्तंभ लेख थे, 7 स्तंभ लेख, उनकी लैंग्वेज थी उनकी लैंग्वेज थी ब्राह्मी। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ शिलालेख थे, रॉक एडिक्ट्स, उनकी अरेमिक और खरोष्टी थी, और इंडिया में जो थे सबकी ब्राह्मी थी। माइनर ब्लड एडिक्ट्स भी थे, मेजर तो कल डिस्कस किए 7 और 14, लेकिन उसके अलावा जो माइनर ब्लड एडिक्ट्स रोमिनदेही था, उसी में टैक्स कट की बात कही गई है। सारनाथ जो जिसके ऊपर जो कैपिटल था वो नेशनल एम्बलम था, और एक इलाहाबाद पिलर, पहले ये कौशाम्बी में था लेकिन अकबर तोड़ के, मतलब उखड़वा के इलाहाबाद लेकर आया। और इसी में क्वीन एडिक्ट यानी रानी का अवलेख, याद करने का तरीका है, अकबर लेके आया, अकबर की सौरानियां थी, तो उससे याद आ जाएगा कि इलाहाबाद पिलर में कहीं ना कहीं क्वीन एडिक्ट है, जिसमें उनकी अशोक की वाइफ करुवती और उनके एक बेटे का जिक्र होता है, तिवाला। हमने पढ़ा कि उनके बेटा महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे, लेकिन जो अभिलेख क्वीन एडिक्ट है उसमें तिवाला एक ही सन का जिक्र होता है। और मौर्य शासन की, इतने बड़े मौर्य शासन की सबसे स्पेशल बात थी उनका गुप्तचर विभाग। उन्होंने बहुत ही अच्छा गुप्तचर विभाग बना रखा था, तो जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों की गुप्त जानकारियां शासक तक पहुंचाता था। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, मतलब जो भी टैक्स मनी होता था वो डायरेक्ट किंग के पास पहुंचता था। हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था मौर्य का। आर्थिक स्थिति यही थी कि किसान डायरेक्ट राजा तक टैक्स पहुंचाते थे, और जो मिनिमम इनकम किसी की थी वो थी 60 पर, तब पर चलता था रुपए की जगह, तो मिनिमम थी 60 पर और मैक्सिमम थी 48,000 पर। धार्मिक स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने धर्म को अपना रखा था और उसके लिए धर्म महामात्र अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। सैन्य व्यवस्था भी बहुत ही क्लियर है, जैसे अभी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स है, तब उस टाइम पर एयरफोर्स तो था नहीं क्योंकि हवाई जहाज नहीं थे, तो उसकी जगह पे रथ फोर्स, घोड़े की फोर्स और हाथी की फोर्स, ये तो इंडियन एयरफोर्स की जगह हो गए, और फिर इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी था ही सही, ऐसे 5 थे। और सैन्य व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी को अनंत पाल बोलते थे। उसके पास अनंत शक्तियां थी, 5 सेनाओं के अध्यक्ष है, तो उनके पास ऐसे याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्रांत के लोग थे, प्रांत के जो कुमार थे, उनको असिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं महामात्य थे, हाई रेटिंग ऑफिशियल्स थे। अभी एक धुंधला सा पेज है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। उसमें जो पहले सेक्रेटरी थे, यानी आज के जो सेक्रेटरी हैं, जैसे कोई डिफेंस सेक्रेटरी है, तो वो
तो वो डिफेंस मिनिस्टर को असिस्ट करता था। ऐसे ही उस टाइम पर अमात्य थे, वो सेक्रेटरी चीफ एडवाइजर थे मिनिस्टर्स के, जो एडवाइस करते थे किसी भी टॉपिक पर, उनको अमात्य बोलते थे। एक थे युक्त, जो इंचार्ज था कि किंग का रेवेन्यू देखा करता था, युक्त बोलते थे उन्हें। एक समझता था, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट था, मार्केट ऐसी जगह वहां पे समस्त चीजें मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, इसलिए समझता। एक था शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष से मतलब शुल्क वही जो पथकर यानी रोड टैक्स था उसको शुल्क बोलते थे, शुल्काध्यक्ष उसको संभालता था। शीताध्यक्ष कृषि पर्यवेक्षक था, आप जानेंगे कि कृषि को शीता बोलते थे, तो शीताध्यक्ष हो गया। नवाध्यक्ष, पहले इसको मैंने नाव अध्यक्ष पढ़ लिया था गलती से, और इसने मैंने डायरेक्ट याद कर लिया था कि जहाजों के अध्यक्ष फिर वो ऐसे याद रह गया, बाद में पता लगा ये नाव अध्यक्ष नहीं है, नवाध्यक्ष हो गए। फिर आता है लोहा अध्यक्ष, क्लियर है, लोहे के। फिर आता है अकारा अध्यक्ष, इसको मैंने सोचा था पहले ये खाना खाने वाला खानों का अध्यक्ष है, बाद में ये पता लगा कि माइनिंग का अध्यक्ष है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि अगर खाना खा रहे हैं तो साथ में एक खीरा हमेशा खाना है, तो अखारा अध्यक्ष से खानों का अध्यक्ष, ठीक है। और स्थान जाने वाला व्यक्ति जो कर संग्रह अधिकारी था, स्थानिका बोलते थे उसको। एक दीर्घपाल था, सिमिलरली किले के गवर्नर को बोलते थे। अनंतपाल मैंने आपको बताया। फ्रंटियर्स, बिल्कुल लास्ट में अंत में जो खड़े हुए गवर्नर थे, सीमाओं को देखते थे वो। एक था अक्षापाताल, जो महालेखाकार थे, अक्षापाताल। और लिपिकार थे, लेखक को लिपिकार बोलते थे, लिपिकार अध्यक्ष। रेवेन्यू की बात करें तो 1/6 जो पार्ट है वो किसानों से लेते थे, कई कई जगह 1/4 भी लेते थे। वो उपजाई भूमि पर डिपेंड करता था। और सबसे महत्वपूर्ण गुप्तचर सिस्टम था, उसका अधिकारी था महामात्य पषण, उसको याद कर लेना, गुप्तचर अधिकारी था। एक आपातकालीन कर था जिसको प्रणय बोलते थे, याद कर लीजिए, प्रलय आपातकालीन स्थिति है तो उसके लिए था प्रणय टैक्स। अगर किसी के पास अनाज की जगह कोई नगद कैश देना चाहे टैक्स के रूप में, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते थे हिरण्य। अगर किसी को नगद पैसे देना हो टैक्स के रूप में तो हिरण्य। तो हीरा बेटा है तो पैसे नगद देगा, कोई टेंशन नहीं अनाज की। इससे हिरण्य याद हो गया, बहुत टफ है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। और कुछ ब्रह्मदेव थे जो कर मुक्त खेती करते थे, उन्हें समझ लीजिए ब्रह्मा का आशीर्वाद था बुद्धिज्म के जमाने पर भी, ठीक है। ब्रह्मदेव मुफ्त खेती करते थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था।